बच्चों, आज हम परिसर अध्ययन में पाठ 24 क्या हम परिसर के लिए संकट उत्पन्न कर रहे हैं, इस पाठ का वाचन करेंगे और इसमें दी गई जानकारी को सीखेंगे और समझेंगे। बच्चों, यहाँ पर देखो, आपकी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 146 पर गांव और शहर का चित्र दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसका आपको अध्ययन करना है, चित्र का अध्ययन करना है और साथ साथ दी गई जानकारियों को पढ़ना है। गांवों में खुली जगह होती है, वृक्षों तथा प्राणियों की अधिकता होती है, वाहनों की संख्या कम होती है, जनसंख्या अपेक्षाकृत कम होती है। शहरों में खुली जगह कम होती है, वृक्षों तथा प्राणियों की संख्या कम होती है, वाहनों की संख्या अधिक होती है और जनसंख्या अपेक्षाकृत अधिक होती है, अर्थात गांव से ज़्यादा जनसंख्या दिखाई देती है। यहाँ पर देखो, आपको दिखाई दे रहा है और ये गांव दिखाई दे रहा है जहाँ पर खुली जगह है, जनसंख्या भी कम दिखाई दे रही है, हरियाली चारों तरफ दिखाई दे रही है। देखो, यहाँ पर हरियाली चारों तरफ दिखाई दे रही है, ठीक है। लेकिन उसी में दूसरे चित्र में देखेंगे, यहाँ पर शहरों में कम दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये पहले का है, 20 साल पहले का चित्र, और ये आज का वर्तमान समय का चित्र है शहर का, ठीक है। अब आपको इसके बाद सीखना है मनुष्य का विकास कैसे हुआ। सभी प्राणियों में मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी है। लगभग 150 वर्ष पहले अनुसंधानकर्ताओं ने यह खोज की कि खनिज तेल का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए। उसके बाद मनुष्य ने ईंधन पर चलने वाले वाहनों का भी निर्माण किया, पत्थर के कोयले से चलने वाली रेलगाड़ियाँ तैयार की। पहले परिवहन के लिए विभिन्न जानवरों तथा जानवरों द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ियों का उपयोग होता था। वर्तमान समय में परिवहन के लिए बस, रेलगाड़ी इत्यादि साधनों का उपयोग किया जाता है। बच्चों, इन साधनों के कारण श्रम और समय की बहुत बचत होती है, अर्थात आपको ज़्यादा श्रम भी खर्च नहीं करना पड़ता है और आपके समय की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। देखो, यहाँ पर रेलगाड़ी दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस तरह से नए नए साधन उत्पन्न होने के कारण मानव का जो श्रम है वो कम हो गया और समय की बचत होने लगी। मनुष्य ने अपना जीवन अधिकाधिक सुखमय एवं समृद्ध बनाने के लिए मकान, बांध, सड़कें, रेल मार्ग इत्यादि का निर्माण किया। मनुष्य के लिए आवश्यक सभी वस्तुएं परिसर से मिलती हैं, अर्थात जो भी चीज़ चाहिए मनुष्य को वो कहाँ से मिलती है? परिसर से मिलती है। कुछ कारखानों के मालिक कारखानों से निकलने वाले गंदे पानी को नदियों में छोड़ते हैं। इससे परिसर को क्या होती है? हानि पहुंचती है और सजीव सृष्टि पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। बच्चों, अब हमें कुछ जानकारी प्राप्त करनी है। वर्ष 1951 में जनगणना की गई थी। उस समय हमारे भारत देश की जनसंख्या कितनी थी? तो बच्चों, आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि वर्ष सन 1951 में जब जनगणना की गई थी तो उस समय हमारे देश की जनसंख्या 36 करोड़ थी। कितनी थी? 36 करोड़, लगभग 36 करोड़ की थी। इसके पश्चात सन 2011 में भी जनगणना की गई थी। उस समय हमारे देश की जनसंख्या कितनी थी? तो सन 2011 में जनगणना जब हुई तो उस समय हमारे देश की जनसंख्या 121 करोड़ हो गई। देखो बच्चों, ये जनसंख्या कितनी जल्दी तेज़ी से बढ़ गई। 2011 में 121 करोड़ हो गई। पिछले 60 वर्षों में हमारे देश की जो जनसंख्या है बढ़कर तिगुनी हो गई है, 3 गुनी हो गई है। इससे जीवनोपयोगी वस्तुओं की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ग्रामीण भागों में लोगों को रोजगार मिलना लगभग समाप्त हो गया है। परिणाम स्वरूप
रोजगार के लिए गांव के लोग शहर में आ जाते हैं। इससे शहर में अधिक भीड़ भाड़ हो रही है। शहर के लोगों को रहने के लिए पर्याप्त जगह और पीने का पानी मिलना धीरे धीरे कठिन होता जा रहा है। पहले शहर में चारों ओर खेती की ज़मीन थी, खुली जगह थी। वहाँ अब नई बस्तियाँ बन गई हैं। नई बस्तियाँ और सड़क बनाने के लिए वहाँ के वृक्षों की कटाई हो रही है। जैसे हमने पहले चित्र में अपने यहाँ पर पहला जो चित्र था वहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये 20 साल पहले की स्थिति है और ये आज की वर्तमान समय की स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। शहरों में काम पर जाने के लिए कुछ लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है, इसलिए शहरों के लोग बड़े पैमाने पर वाहन खरीदते हैं। वाहनों से निकलने वाले धुएं के कारण शहर के लोगों को श्वसन की बीमारी हो रही है। शहरों में वृक्षों की संख्या कम हो जाने के कारण पक्षियों को घोंसले बनाने की जगह मिलना कठिन हो गया है। शहरों में पक्षियों के लिए पर्याप्त पानी भी उपलब्ध नहीं है। इससे शहरों में पक्षियों की संख्या कम होने लगी है। तितलियों तथा अन्य कीटकों की संख्या भी बहुत कम हो गई है। जनसंख्या बढ़ने के कारण कभी कभी शहरों में गंदे पानी का निकास की व्यवस्था में गड़बड़ी हो जाती है। इसके कारण पूरी बस्ती में क्या हो जाता है, गंदा पानी जमा हो जाता है और मच्छर पैदा होते हैं। मच्छरों के कारण मलेरिया, डेंगू, हाथी पाँव और चिकुनगुनिया जैसे रोगों का प्रसार होता है। बच्चों, अब हम तीसरा जो मुद्दा है यहाँ पर, ज़मीन के अंदर का पानी क्या हो रहा है, सूखता जा रहा है, इसके बारे में हम सीखेंगे। बच्चों, पानी जो होता है सभी सजीवों की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। उसके लिए सजीवों के लिए बहुत ज़रूरी है। मनुष्य शारीरिक स्वच्छता, घर की स्वच्छता, भोजन बनाना, उद्योग धंधे, खेती, निर्माण कार्य जैसे विभिन्न कार्यों के लिए पानी का उपयोग करता है। बरसात समाप्त होने पर नदियों का पानी जो होता है क्या होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। कुएं सूखने लगते हैं। ग्रीष्म काल में बहुत से गांवों में पानी की कमी का संकट उत्पन्न होने लगता है। बच्चों, देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, परंतु देश में बरसात उतनी ही हो रही है, मतलब बरसात में बढ़ोतरी नहीं है और इसके कारण पानी का संकट उत्पन्न हो रहा है। इस संकट से बचने के लिए नदियों पर क्या बनाए जाते हैं, बांध बनाए जाते हैं। देखो यहाँ पर बांध बनाए गए हैं, ठीक है। पानी की समस्या को हल करने के लिए नदियों पर बांध बनाए जाते हैं। कुछ लोग कुआं, नलको या न खोद के नलको खोदने लगे हैं। ज़मीन के अंदर के पानी खींचने के लिए हाथ पंप का उपयोग हो रहा है। मतलब वहाँ लोग कुआं नहीं बनाते हैं, पानी की कमी पूरी करने के लिए वो हाथ पंप का उपयोग करते हैं, जिसके कारण ज़मीन के अंदर का जो पानी है वो ख़त्म होने लगा है। बहुत सारी जगह पे पानी जो है वो ख़त्म होने लगा। ये जो हाथ पंप है ये आजकल डीजल और विद्युत से भी चलाया जाता है। इसके कारण जो ज़मीन के अंदर का पानी है वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि के कारण अब खाद्यान्न तथा पानी की बहुत भयंकर समस्या उत्पन्न हो गई है। कृषि में सुधार होने के कारण अब कई स्थानों पर वर्ष में 2 या 3 बार फसलें लगाई जाती हैं और इससे खेती के लिए पानी की मांग क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब जितना 2-3 बार फसल लगाएंगे तो उसी के अनुसार पानी की मांग जो होती है धीरे धीरे बढ़ रही है। बच्चों, अब हम पानी खींचने के यंत्रों के बारे में सीखेंगे, जानकारी लेंगे। बरसात भी जाने के बाद कभी कभी क्या होता है, शरद ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में खेतों में खड़ी फसलों को पानी मिलना संभव नहीं होता है। ऐसी स्थिति में ज़मीन में रिसा हुआ पानी जो होता है, बरसात का पानी, कुओं और नलकूपों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। पहले यह पानी पारंपरिक विधियों से फसलों में दिया जाता था। कोंकण में बहुत से स्थानों पर नारियल, सुपारी तथा केले की बाड़ियाँ को कुएं
का पानी रहट द्वारा दिया जाता है। यहाँ पर देखो रहट का आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ठीक है। और रहट के पहिए घूमते समय उससे जुड़ी हुई बाल्टियों से पानी में डूबती हैं, बाल्टियाँ जो है पानी में डूबती हैं और ऊपर आते समय पानी से भर जाती हैं। इन बाल्टियों का पानी नीचे एक नाली में गिरता है। नाली का यह पानी बाड़ी पौधों फसलों को दिया जाता है। रहट जो होता है बैलों के द्वारा चलाया जाता है। देखो यहाँ पर जो है रहट चल रहा है, ठीक है। आपने अपने गांव में भी देखा होगा रहट। यहाँ पे ये जो चक्कर है ना, इसमें छोटी छोटी बाल्टियाँ लगी रहती हैं, जो कि बैल आगे जाते हैं तो बाल्टियों से पानी खिंचाता है और फिर वो नाली में गिरता है और पानी जहाँ जाना रहता है वहाँ पर नालियों के द्वारा भेजा जाता है। महाराष्ट्र में कोकण को छोड़कर शेष भागों में पहले कुएं का पानी खींचने के लिए मोट का उपयोग होता था। मोट का अर्थ क्या होता है? चमड़े की एक बड़ी थैली। मोट का मतलब होता है चमड़े की एक चौड़े मुंह वाली बड़ी थैली। बैलों की सहायता से मोट को कुएं में से ऊपर की ओर खींचा जाता था। अब मोट का उपयोग कुछ ही स्थानों पर किया जाता है। ऐसा आपको कहीं कहीं दिखाई देगा ऐसा चीज़ें जिसका उपयोग किया जाता है। बच्चों, वर्तमान समय में बहुत से स्थानों पर फसलों की जो सिंचाई होती है वो डीजल तथा बिजली से चलने वाले पंपों के द्वारा की जाती है। मोटर द्वारा हमें जितना पानी मिलता है यांत्रिक पंप द्वारा उससे कई गुना अधिक पानी हमें मिलता है। यही कारण है कि जिन खेतों में 2 या 3 बार फसलें ली जाती हैं वहाँ पर बरसात के दिनों को छोड़कर अन्य समय में भी इन पंपों का उपयोग किया जाता है। इसका यह दुष्परिणाम है कि ज़मीन के अंदर रिसे हुए पानी का भंडार समाप्त हो रहा है। तो बच्चों, हमने इस पाठ में सीखा कि खनिज तेल की खोज होने पर उससे चलने वाले वाहन, मोटर कार, बस, ट्रक, स्कूटर जैसे वाहनों का निर्माण किया गया। इससे रेलगाड़ी में ऐसे इंजनों का निर्माण किया गया जो कि खनिज तेल, पेट्रोल या डीजल से चलाए जा सकते। इसके बाद यात्रा में सुविधा हो गई। हमने आवश्यकता के अनुसार बांध, सड़कें, रेल मार्ग इत्यादि बनाए हैं, कारखाने खोले हैं, घर भी बनाए हैं। कारखानों का गंदा पानी नदियों में छोड़ रहे हैं। इससे परिसर को क्षति हो रही है और संपूर्ण सजीव सृष्टि पर इसका कुप्रभाव पड़ रहा है। जनसंख्या में अनियंत्रित वृद्धि होने के कारण परिसर से मिलने वाली वस्तुओं की मांग अत्यधिक बढ़ गई है। नौकरी व्यवसाय के लिए ग्रामीण भाग के लोग महानगर की ओर चले जा रहे हैं। इसके कारण महानगरों में जनसंख्या का घनत्व बढ़ गया है। लोग नई बस्तियां बनाने के लिए महानगरों की समीप की ज़मीन का उपयोग करने लगे हैं। वहाँ के वृक्षों की अनियंत्रित कटाई भी कर रहे हैं। इससे परिसर पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। वाहनों की संख्या बढ़ने से पर्यावरण में विषैली गैसें और धुएं की मात्रा क्या हो गई है? बढ़ गई है। लोग श्वसन तथा फेफड़ों की बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। पेड़ों को काटने के कारण पक्षियों को घोंसले बनाने का स्थान नहीं मिलता। हवा में धुएं की मात्रा अधिक हो गई है। इससे महानगरों में पक्षियों तथा तितलियों और कीटकों की संख्या निरंतर घट रही है। जनसंख्या में अपार वृद्धि होने के कारण अनाज की मांग भी बढ़ रही है। किसानों ने केवल एक नहीं बल्कि 2 तथा कहीं कहीं तो 3 फसलें उगाना प्रारंभ कर दिया है। मतलब एक साल में कम से कम 2 या 3 फसल एक खेत में उगाई जाती है। कोकण में बहुत पहले रहट से पानी दिया जाता था। महाराष्ट्र के शेष भागों में फसलों की सिंचाई के लिए मोटर से की जाती थी, परंतु अब डीजल तथा बिजली द्वारा पंप चलाकर सिंचाई की जाने लगी है। परिणाम स्वरूप जमीन के अंदर के रिसे हुए पानी का भंडार क्या हो रहा है? तेजी से कम हो रहा है। तो बच्चों, हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए कि अपने लिए कोई अगर वस्तु हम परिसर से लेते समय परिसर पर इसका कोई भी बुरा प्रभाव न पड़े।
तो बच्चों यहाँ पर आपका ये पाठ समाप्त होता है। इस भाग में हमने पाठ 24 के बारे में जानकारी ली। पाठ 24 के बारे में सीखा कि पहले किस तरह की ज़मीन थी, फिर अब आज की स्थिति कैसे हो गई, महानगर की गांव की कैसी स्थिति हो गई है, मनुष्य का विकास हुआ है तो मनुष्य अपने विकास के लिए परिसर से क्या क्या लेता है। इसके साथ साथ हमने जनसंख्या की वृद्धि के बारे में भी जाना। ज़मीन के अंदर जो पानी सूख रहा है, ज़मीन के अंदर का जो पानी सूख रहा है उसका क्या कारण है, ठीक है, और जो पानी की कमी है उसको पूरा करने के लिए किस तरह के साधनों का उपयोग किया जाता है, जैसे बांध बनाए जाते हैं, हाथ पंप का उपयोग किया जा रहा है। खेती के लिए रहट और मोट का उपयोग होता था, आजकल डीजल और बिजली से चलने वाले पंपों का उपयोग होता है। तो इसका क्या लाभ है और क्या हानि है, इसके बारे में हमने इस पाठ में सीखा। अब अगले भाग में हम स्वाध्याय के प्रश्नों को हल करेंगे।